अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ 5.1 अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न जापान एंड चाइना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि योकोहामा कहाँ पे है ना, तो योकोहामा जापान में है। प्लीज़ आप ये लिख लीजिए अपने वही पिछले पेज पे, यहाँ पे जापान में, ठीक है। शुरू करें तो अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना। जो शुरुआती वियतनामीज़ के नेशनलिस्ट थे उनका रिश्ता जापान और चाइना से बहुत गहरा था। मैंने आपको बताया था वियतनाम चाइना बेस्ट फ्रेंड्स थे और जापान भी बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। क्यों बेस्ट फ्रेंड थे, क्या करता था ऐसा चाइना और जापान की वियतनाम इनकी फ्रेंडशिप में है। जापान और चाइना इसके लिए मॉडल देश था। मॉडल देश यानी कि जो भी चाइना और जापान करते थे वियतनाम वो फॉलो करता था, ठीक है। सो दे यानी कि चाइना एंड जापान प्रोवाइडेड मॉडल्स फॉर दोज लुकिंग टू चेंज यानी कि वियतनाम। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड रेफ्यूजी फॉर दोज हु वर एस्केपिंग फ्रेंच पुलिस। अब होता क्या था कि वियतनाम जो कि फ्रेंच कॉलोनी के अंडर था ना, तो वियतनाम में बहुत सारे लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे, कॉन्स्पिरेसीज करते थे, प्लानिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे कि कैसे हम फ्रेंच को अपने देश से बाहर भेज दें। बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते थे जिन्होंने ऐसा कॉन्स्पिरेसीज किया हो। तो उनसे छुपने यानी कि फ्रेंच पुलिस से छुपकर, एस्केप का मतलब भाग जाना, उनसे छुपकर भाग जाते थे वो जापान और चाइना। दूसरा ये होता था, ठीक है, एक मॉडल। दूसरा एस्केप करते थे फ्रेंच पुलिस को। और थर्ड आता था कि जापान और चाइना एक ऐसे देश थे वियतनाम के लिए जहाँ पर वो रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ बना सकते हैं, वो ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं पूरे एशिया का जहाँ पर वो एंटी फ्रेंच जो है नोशंस पास करें, ठीक है। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी गो ईस्ट मूवमेंट होता है। अब ये वियतनाम है और ये ईस्ट है। ईस्ट में आपके ये जापान है। अब आपको ही लर्न करना है। बैकग्राउंड क्या है, वियतनाम चाइना और जापान बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बिकॉज ये दोनों इसके लिए मॉडल देश होते हैं, रिफ्यूजी देश होते हैं और एशिया नेटवर्क वो बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हुआ क्या, 20th सेंचुरी की फर्स्ट डेकेड में गो ईस्ट मूवमेंट होता है। गो ईस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1907 से 1908, उसमें क्या होता है कि 300 वियतनामी स्टूडेंट जो होते हैं वो जापान जाते हैं। क्यों जाते हैं, ताकि टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन, ताकि वो वहाँ से पढ़ सकें। अब क्यों पढ़ने जाते हैं जापान ही, फॉर मैनी ऑफ देम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्राइव आउट द फ्रेंच फ्रॉम वियतनाम। क्यों जाते हैं, ताकि वो वहाँ से यानी कि जापान से सीख सकें कि हम यूरोपियन पावर फ्रेंच को अपने देश से कैसे निकालें। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्राइव आउट, फ्रेंच लोगों को बाहर भेज देना वियतनाम से, और ओवरथ्रो द पपेट एम्पायर एंड रीएस्टैब्लिश द गुइन डायनेस्टी। हुआ क्या था कि जो फ्रेंच लोग आए ना, उन्होंने अपना पपेट एम्परर रख दिया। पपेट यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, पपेट होता है जो आपके इशारों पे चले, है ना। तो फ्रेंच लोगों ने, वियतनाम में एक इंसान था, वो रूलर था, अब उनकी बात बहुत सुनता था फ्रेंच लोगों की, तो उन्होंने उसको किंग बना दिया। तो लोग कहते कि पपेट रूलर को हटाओ और जो गुइन डायनेस्टी है उनमें से एक को किंग बनाया जाए, ठीक है जी। द नेशनलिस्ट लुक्ड फॉर फॉरेन आर्म्स एंड हेल्प। फॉरेन आर्म्स यानी कि फॉरेन वेपन्स, यानी कि जापानीज की हेल्प मांग रहे थे वियतनाम। दे अपील्ड टू द जापानीज एज फेलो एशियंस। उन्होंने बोला जापानीज को कि हम भी एशियन, तुम भी एशियन, तो हमारी मदद कर दो। क्या मदद कर दो, कि फ्रेंच को हमारे देश से बाहर निकाल दो। जापान से क्यों उन्होंने मदद मांगी, क्योंकि जापान ने अभी अभी अपने आप को मॉडर्नाइज किया था। उसने अभी अभी रशिया जो कि यूरोपियन पावर है उसको रेजिस्ट किया था, यानी कि रशिया को जापान रूल करने नहीं दिया। ये विक्ट्री देखकर, ये इतना बड़ा हौसला देखकर जापान का वियतनाम इम्प्रेस हो गया। तो वियतनाम कहता कि हम भी जाकर जापान से सीखेंगे, जिस तरह उन्होंने रशिया को मात दिया है वो हमको सिखाएंगे और हम फ्रेंच को मात देंगे, है ना। Besides its victory over Russia in 1907 proved its military capabilities। तो जापान ने अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी प्रूव कर दिया था अगेंस्ट रशिया। वियतनामी स्टूडेंट ने उन्हीं को देखकर टोक्यो यानी जापान में रिस्टोरेशन सोसाइटी फॉर्म की 1908 में। द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लैम्प्ड डाउन ऑन देम। हुआ क्या कि वियतनाम के लोग, ताकि वो फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ सके, वो जापान गए।
जापान में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी खोली। कहाँ खोली जी? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है जी? जापान में। लेकिन जापान ने धोखा दे दिया। जापान की जो मिनिस्ट्री थी इंटीरियर की, यानी कि अंदरूनी जो मिनिस्ट्री थी इंटरनल अफेयर्स की, वो कहती कि कोई वियतनामीज इंसान जापान में दिखना नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। बहुत सारे इंक्लूडिंग फन बोई चाओ, ये जो हमारे इंसान थे, हमारे लीडर थे, कन्फ्यूशियन लीडर फन बोई चाओ, इनको भी जापानीज़ गवर्नमेंट ने निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया और चाइना और थाईलैंड में एग्जाइल पे भेज दिया, यानी कि दूर भेज दिया कि हमारे जापान में मत आना। हो गया ना धोखा। अब ये तो जापान की बात होगी कि जापान में कैसे वो गए। उन्होंने सोचा कि रशिया को मात दिया था, हमें भी मात दे, हम भी फ्रेंच को मात दे देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे रिस्टोरेशन सोसाइटी बनाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इनको निकाल दिया, यानी कि जापान से वापस चाइना और थाईलैंड भेज दिया। अब ये लोग आ गए चाइना। हुआ क्या? डेवलपमेंट्स इन चाइना ऑल्सो इंस्पायर द वियतनामीज नेशनल। जैसे कि अभी अभी जापान ने प्रूव किया था अपना मिलिट्री पावर, किसके अगेंस्ट किया था? अगेंस्ट रशिया। वैसे ही चाइना भी ने भी हमको बहुत इम्प्रेस कर दिया था, यानी कि वियतनामीज को बहुत इम्प्रेस कर दिया था। कैसे जी? 1911 में द लॉन्ग एस्टैब्लिश मोनार्की इन चाइना वॉज ओवरथ्रोन बाय पॉपुलर मूवमेंट अंडर सुन यात सेन। हुआ क्या कि ये आपके सुन यात सेन, हुआ क्या, इन्होंने एक रेवोल्यूशन लीड किया चाइना में। उस रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि मोनार्की हट गई और रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो गई। मोनार्की तो आपको जानते ही हैं, ठीक है जी, जिसमें किंग का बेटा किंग बनता है या ऐसा होता है। रिपब्लिक बन गई, यानी कि जब आपका लीडर इलेक्ट होगा, यानी कि लोगों की बात सुनी जाएगी। ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन देखकर वियतनामीज तो इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने बोला कि हम चाइना से इंस्पायर होंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक और सोसाइटी बनाई। जैसे कि उन्होंने जापान में रिस्टोरेशन सोसाइटी बनाई थी, वैसे ही उन्होंने चाइना से इंस्पायर होकर कौन सी सोसाइटी बनाई है? उन्होंने बनाई थी एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम। ये वियतनामीज लैंग्वेज में इसका नाम है वियतनाम क्वान फुक हुई। आपको बस याद करना है कि जापान से इंस्पायर होकर रिस्टोरेशन सोसाइटी बनाई थी, चाइना से इंस्पायर होकर ARV बनाई थी, यानी कि एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम। Now the nature of the anti-French independence movement changed. The objective was no longer to set up a constitutional monarchy but a democratic republic. हुआ क्या कि अब लोग ये नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए, मतलब लोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि फ्रेंच चले जाएं। इतनी मांग नहीं थी उनकी मांग बढ़ गई थी। वो कहते कि फ्रेंच को तो जाना ही पड़ेगा, प्लस मोनार्की भी हटेगी और रिपब्लिक आएगी। ये समझना ज़रूरी है। पहले लोगों की डिमांड क्या थी कि हमको सिर्फ फ्रेंच को निकालना है और मोनार्की चलनी चाहिए, जो चाउ कहते थे, फन बोई चाउ कहते थे, है ना। लेकिन अब लोग क्या कहते थे कि फ्रेंच भी जाएंगे, मोनार्की भी जाएगी और रिपब्लिक इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। Soon, however, the anti-imperialist movement in Vietnam came under a new type of leadership. तो हुआ क्या कि धीरे धीरे एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट शुरू हुए, यानी कि एंटी किसी के खिलाफ, फ्रेंच के खिलाफ मूवमेंट्स शुरू हो गए वियतनाम में, और एक लीडरशिप के अंदर। अब कौन लीडर थे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो जापान से क्यों इंस्पायर हुए थे? क्योंकि उनको लगा था कि अगर जापान यूरोपियंस को डिफीट कर सकता है तो वो वियतनाम को भी हेल्प कर देगा कि वो फ्रांस को डिफीट कर दे। मैंने आपको समझा दिया था, है ना। ये क्या है? ये है कार्टून ऑफ वियतनामीज नेशनलिस्ट चेजिंग अवे इम्पीरियलिस्ट। ये इम्पीरियलिस्ट है, यानी कि ये फ्रेंच पीपल हैं, ये आपके वियतनाम है। वो वियतनाम लोग कैसे उनके पीछे पड़े कि हमें रूल करके दिखाओ, है ना, ऐसे था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। 6.1 एक क्लास में पढ़ेंगे, 6.2 हम एक और क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डिफ़िकल्टी आई तो प्लीज़ बताइएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा बताइएगा, कोई तरीका बदलना है बात करने का वो भी बताइएगा। एनीथिंग एवरीथिंग, द कमेंट बॉक्स इज़ ओपन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।